आज हम ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उस पर स्टडी करने जा रहे हैं। वो टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। पहले हम जान लेते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार का रेडिएशन है अथवा वह विकिरण है जो क्या करता है, किसी भी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। यानी कि कह सकते हैं कि आपका लाइट क्या है? आपकी लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जिसका रेडिएशन क्या करता है, किसी भी वस्तु से टकरा करके जब हमारी आंख पर आता है तो हम उसको देख पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाश हमको दूसरों को देखने में हमारी मदद करता है, बट प्रकाश खुद हमसे दिखाई नहीं देता है। हम प्रकाश को फील कर सकते हैं लेकिन उसका कोई कलर नहीं होता, उसको हम देख नहीं पाते हैं। कलर तब देखते हैं जब वह जो है उसको एनालाइज किया जाता है, आइदर उसको कंबाइन किया जाता है, तो उसका कोई भी रूप नहीं है, कोई फिक्स रूप उसका नहीं है। प्रकाश हमको दूसरों को दिखाता है बट वह खुद हमको दिखाई नहीं देता है। हम जब भी देखते हैं तो सोर्स को देखते हैं और प्रकाश का एक अनुभव कर लेते हैं। तो बच्चों ज्यादा समय न लेकर के मैं आपको आपके टॉपिक पर ले आता हूं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो यहाँ हम पहले एक प्लेन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताएंगे, उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, चाहे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके विषय में पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं। आइए हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब लाइट क्या होता है, किसी ऐसे माध्यम में जो कि लाइट को अब दूसरे तरफ चाहे दूसरे माध्यम में नहीं जाने दे, ठीक ना, यानी कि वह उसको बाउंस बैक कर दे, वापस लौटा दे, उस जो माध्यम होता है उस माध्यम को ही हम लोग क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं, जिसको साधारण में हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण में क्या होता है? यह दर्पण रिप्रेजेंट, हम समतल दर्पण रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यह जो है पॉलिश उसकी कलई कर दी जाती है, सिल्वर आयोडाइड, चाहे डिफरेंट टाइप के जो है पॉलिश होते हैं, उसे इसको हम पॉलिश कर देंगे। तो यह करेगी क्या कि अब जो भी लाइट इस पर इंसिडेंट होगी यह जो है दूसरे साइड में इसको जाने नहीं देगी, उस लाइट को क्या करेगी? वापस अपने पुनः उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर देगी, परावर्तित कर देगी। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, परावर्तन के रूल्स होते हैं। जैसे अगर कोई भी रे है नॉर्मली इस पर इंसिडेंट हो, जो जैसे ही इंसिडेंट होगी उसी रास्ते से वापस इसको लौटा देता है। दूसरा काम यह क्या करता है कि अगर नॉर्मली ना नॉर्मल से कुछ एंगल बना करके, यह यन हो गया और वो हो गया, यह नॉर्मल हो गया, अब नॉर्मल से कुछ एंगल पर सपोज करिए इस एंगल पर इंसिडेंट होगी तो क्या करेगी? उतना एंगल बनाते हुए दूसरे साइड से वह क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, अथवा इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक ना। अब जब तक वो टकराती नहीं है, टकरा करके बाउंस बैक नहीं होती है, उसी मीडियम में, जैसे यह मीडियम मान लें तो इसी मीडियम में, ये नहीं कि दूसरे मीडियम में, उसी मीडियम में वापस जब चली आती है तब यह क्रिया क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शंस कहलाती है, वह परावर्तन कहलाती है। तो इंसिडेंट रे हो गया। अब यह क्या है? आपका रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड रे है, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं अथवा परावर्तित किरण भी कहते हैं, ठीक ना। अब यहां दो चीजें हैं, नॉर्मल से कुछ यह इंक्लिनेशंस पर है तो उसी इंक्लिनेशंस को इंसिडेंट एंगल कहते हैं और इसको रिफ्लेक्टेड एंगल आर कहते हैं। इंसिडेंट से आई लिख रहे हैं, इसको जो है इंसिडेंट एंगल और इसको जो है रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, ठीक है ना। इतनी चीजें हैं। तो रूल्स इसके दो पार्ट्स में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दो पार्ट्स में बताए जाते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है कि इंसिडेंट रे और कौन? नॉर्मल और कौन? रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। जैसे यहां तल क्या है मैंने आपको दिखाया है, तो यह व्हाइट बोर्ड ही आपका क्या हो गया? तल हो गया। एक ही पॉइंट पर ओ पर तीनों मिल रहे हैं और एक ही प्लेन में है, ठीक ना। दूसरा क्या कहता है कि अब यह आई जो होता है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों आपस में क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि नॉर्मल से दोनों क्या करते हैं? समान कोण पर झुके होते हैं। इस तरह से इनका जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इन्हीं के हिसाब से वह रिफ्लेक्शन होता है, ठीक ना। अब जैसे कोई हम इमेज हमारी कैसे बनती है, अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम एक छोटी सी आइडिया आपको देना चाहते हैं क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है, हमारा मेन टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स है आपके लेवल पर। तो पहले हम इस पर चर्चा करते हैं कि जो है होता क्या, इमेज कैसे बनती है। इमेज बनने का यही रूल्स है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से कोई भी रे आए, लाइट की रे आए, आफ्टर रिफ्लेक्शन वह कम से कम दो रेज हमको आनी चाहिए और वह दो रे एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेंगी अथवा जो है सिंक्स होंगी, काटती हुई प्रतीत होंगी, वही पॉइंट पर क्या होता है? उसका इमेज बनता है। तो इसके जो है अब हम कैसे इमेज बनाते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के वो भी आपको मैं बता देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हम क्या करते हैं, एक बेस एक्सिस ले लेते हैं, ठीक ना। अब यह एक्सिस हो गया। अब इधर अगर हमको दिखाना होगा तो हम इधर क्या दिखाएंगे? डॉटेड लाइन दिखाएंगे। क्यों डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं? क्योंकि यह रे जो लाइट ऑफ रे है यह दूसरे साइड में नहीं जाएगी, ठीक है ना, इसीलिए इसको मैं डॉटेड दिखा रहा हूं। सपोज करिए हमारा यह कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा वही हमको देखना है। तो अब आपको कम से कम इस ऑब्जेक्ट से दो रेज को मिरर पर इंसिडेंट कराना पड़ेगा। वही रेज अब कैसे फिगर बनाएंगी आइए हम लोग देखते हैं। सपोज करिए यह रेज जो है नॉर्मली इस तरह से इस पर इंसिडेंट हो रही है। तब मैंने बताया था कि जहां भी रिफ्लेक्शन का केस होता है, रिफ्लेक्शन के केस में जो नॉर्मल के डायरेक्शन में रेज जाती हैं फिर उसी रास्ते से वापस लौट जाती हैं। तो इससे जो भी रेज आएगी वहां से आकर के फिर बाउंस बैक हो जाएगी और वापस चली जाएगी, ठीक ना। अब हम किसी अदर पॉइंट पर, कहीं किसी भी पॉइंट पर हम जो है अब नॉर्मल से कुछ एंगल बनाते हुए हम उसको इंसिडेंट कराएंगे। तो सबसे अच्छा मुझे यही लग रहा है, हम इस पॉइंट पर इस रे को इंसिडेंट करा रहे हैं। यह रे इंसिडेंट होगी तो इससे क्या बनाएगी?
बनाएगी, आई बनाएगी। यह मान लेते हैं ए हो गया, यह बी हो गया, यह ओ हो गया, यह भी नॉर्मल था। अब यहाँ भी यह नॉर्मल का ही काम करेगा, बीओ भी नॉर्मल का ही काम करेगा। यहाँ से यह रे क्या होगी आपकी, रिफ्लेक्ट होगी और वापस चली आई। आपने क्या देखा, दो रेज आपने इंसिडेंट कराया और दोनों रे एक दूसरे को काट तो नहीं रही हैं। जब काट नहीं रही हैं तो अब कहें कि इमेज कैसे मैंने बताया था कि दोनों रेज कहीं ना कहीं काटना चाहिए। तो अगर डायरेक्टली नहीं काट रही हैं तो वह रेज क्या होंगी, आफ्टर जो है हम आगे पीछे उसको बढ़ा करके देखेंगे कि वह काट रही है कि नहीं काट रही है। तो यहां देखेंगे कि अगर इमेजिनरी ढंग से इसको हम यहां बढ़ाते चले जाएं, इस तरह से हम बढ़ा रहे हैं, यहां बढ़ा दिए और फिर जो है इसको बैक करें, बैक करके इस तरह से बढ़ाएं, तो हम क्या देख रहे हैं, यह कहीं ना कहीं यह काटी जरूर, काट दी कि नहीं काटी, काटी है ना। तो यह क्या है, अगर डायरेक्ट काटती दोनों रेज, हमको किसी को बढ़ाना नहीं पड़ता, तो जो हमारा फिगर बनता वह रियल फिगर बनता, ठीक है ना। इमेज जो बनती वह जो है रियल बनती, जिसको हम और उल्टा बनता। यह ध्यान देने की बात है। जब कोई भी रेज हमें बिना हमारे हेल्प के और डायरेक्टली काटती हैं, इंसेक्ट करती हैं ईच अदर, तो जो फिगर हमारा बनता है वह रियल बनता है और हमेशा उल्टा बनता है। लेकिन हम किसी एक रे को बढ़ा कर कटाएंगे तो जो भी फिगर बनेगा वह क्या होगा, हमारा इमेजिनरी होगा। और यह जो प्लेन मिरर होता है यह समतल दर्पण के केस में हमेशा क्या करता है, यह हमेशा जो है इमेजिनरी ही बनता है, यानी कि जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी रहेगी। अब जो इरेक्ट होते हैं, यानी कि अगर इसका हम दायां दिखाएंगे तो बायां दिखाएगा, हमारा वो कॉपी करेगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हम गहराई में नहीं, क्योंकि इसको आप जो है लोअर क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ज्यादा इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे ताकि आपके कंपटीशन में आप उसका यूज कर सकें। तो इस तरह से इसका फिगर क्या देख रहे हैं कि यह जो है दर्पण के एक साइड में इधर है तो दर्पण के दूसरे साइड में वो आपका उधर है, ठीक है ना। तो अब क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि दोनों का पहला चीज क्या मिल रहा है कि इसका साइज दोनों का एक ही होता है। क्या होता है, साइज इक्वल होता है, ठीक है ना। देख रहे हैं साइज दोनों का क्या है, इक्वल है, और जो इमेज होता है वह क्या होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है ना। अब दूसरा चीज आता है, दूसरा चीज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वह चीज क्या है, दूसरा चीज यही है कि जो डिस्टेंस हमारा मिरर से हमारे ऑब्जेक्ट का होगा, यह डिस्टेंस, यही डिस्टेंस जो होता है मिरर से और जो है हमारा इमेज है, वह दोनों डिस्टेंस क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट का और जो है हमारा यह इमेज का, तो डी ऑब्जेक्ट इक्वल टू डी इमेज, ये आपस में हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब आते हैं, अगर इमेज को हम क्या करें, इसका पोजीशन चेंज करें, तो जितनी दूरी, सपोज करिए इसको उठा करके हम यहां लेकर चले आए, हमारा ऑब्जेक्ट कहां आ गया, यहां ए दूरी पर आ गया, तो इसी तरह से इमेज भी कितना चला आएगा, इमेज भी आपका कितना दूरी चला आएगा, वह भी ए दूरी इधर चला आएगा। जितना दूरी यह भागा है, रिप्लेस हुआ है, उतना दूरी यह रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसको दूर ले जाएं, सपोज करिए हम इसको इधर ले आते हैं, ए दूरी इधर ले आएंगे, तो ये भी क्या होगा, इसका इमेज भी ए डिस्टेंस जो है इधर चला जाएगा। समझ में बात आ रही है, यानी कि जितना यह रिप्लेस होगा उधर से उतना यह रिप्लेस होगा, जितना दूर यह जाएगा, ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा उतना जो उसका जो है इमेज भी जाएगा। तो अगर हम बात करें कि अगर यह क्या कर रहा है, ए डिस्टेंस इधर रिप्लेस हो रहा है और ए डिस्टेंस हुआ इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी बढ़ जाएगी। हम देख रहे हैं कि ए इधर से बढ़ा है, पहले जो भी रहा होगा ए इधर से बढ़ा है, तो हम कह सकते हैं कि तीसरा प्रॉपर्टी हमने बताया कि जितना दूरी यह रिप्लेस होगा उतना दूरी वह भी रिप्लेस होगा, सेम डिस्टेंस, यानी कि रिप्लेसमेंट दोनों का सेम होगा, यानी कि लिख सकते हैं कि सेम रिप्लेसमेंट होगा दोनों का, ठीक ना। अब हम देखते हैं, आप चौथा पॉइंट मैं कह रहा था कि अगर ए डिस्टेंस इसको इधर करते हैं तो उनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी रिप्लेस हो जाएगी, 2a रिप्लेस हो जाएगी। बात क्लियर हुई। अब हम आते हैं, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी आपके कंपटीशन में पूछता है कि अगर दो मिरर हैं, ठीक ना, सपोज करिए ये एक मिरर यह हो गया और इस तरह से है, ठीक है ना, और दूसरा मिरर यह हो गया और इस तरह से कुछ एंगल पर रखे गए हैं, तो अगर इनमें हम बात करें कि कितने फिगर बनेंगे, ठीक है ना, इनमें फिगरों की संख्या कितनी होगी, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं, कितने फिगर्स होंगे हम उसको आराम से निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 360 में डिवीजन करते हैं थीटा का। अब जितना एंगल है उनके बीच में 360 है, तो थीटा का हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। यदि क्या आ गया, यह जो है सम आ गया, सम आने का मतलब क्या है आपका, यह जो है इवन आ गया, इवन आ जाएगा, सम आ जाएगा इसकी वैल्यू, तब नंबर ऑफ फिगर्स कितने हो जाएंगे, 360 बाई थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अगर क्या आ गया, सम ना आकर के यह भी सम आ गया, यह क्या आ गया आपका आड आ गया, तो नंबर ऑफ फिगर्स जो इसमें कितने होंगे, 360 बाई थीटा होंगे। इतना जो है विषम के केस में, और सम के केस में नंबर ऑफ फिगर्स इतना होंगे। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो ये क्या था आपका। अब आगे हम एक चीज और आप बताते हैं, आपको एक चीज और दिखाना चाहते हैं, एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर हमारा प्लेन मिरर है और वो अपना पूरा फिगर देखना चाहता है, तो उसको कितना, हमारा मिरर है उसकी हाइट कितना होनी चाहिए, तो उस व्यक्ति की हाइट की आधी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति की हाइट h है, तो जो मिरर की हाइट होगी वह h/2 होगी। यह जो है आप अगली प्रॉपर्टी इसकी है। और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा यह समतल दर्पण है, जो है प्लेन मिरर है, इसकी फोकस कितनी होती है, तो इसकी जो फोकस होती है, एफ की वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। और जो है इसकी
क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता, क्षमता कितनी होती है किसी भी रे को मोड़ने की, तो इसकी क्षमता कितनी होती है, 0 होती है। इसकी पावर की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कैसे 0 होता है, आपने पीछे क्लास में पढ़ा था कि P = 1/f, तो 1/इनफाइनाइट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसकी पावर 0 हो जाएगी। तो एक सिंपल सा आइडिया था जो है प्लेन मिरर के केस में। आप इतना चीजें पढ़ चुके हैं, अब मैं आपको स्फेरिकल मिरर की कुछ डिफिनेशंस है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज है, उसको मैं बताऊंगा। आइए उसको देखते हैं, स्फेरिकल मिरर्स में क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं, उसकी डिफिनेशंस क्या हैं, उस पर हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो कोई भी मिरर हो, मिरर का वन साइड हमेशा क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम एक हॉलो स्फेयर ले लेते हैं। हॉलो स्फेयर आप समझ रहे होंगे, अंदर से खोखला होता है। सपोज करिए यही हॉलो स्फेयर है, इसी में सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। यह हॉलो स्फेयर है, तो इसका कुछ सेंटर होगा। सपोज करिए यही क्या हॉलो स्फेयर का सेंटर है, इसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं। हम करते क्या है, इस हॉलो स्फेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 पार्ट और 2 पार्ट्स में, इस तरह से इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं। डिवाइड करेंगे तो यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। यहां से मैं मिटा दिया, आप उसको अपने अकॉर्डिंग इसको समझते रहिएगा, इस तरह से इसको समझते रहिएगा। यह इसका सेंटर हो गया, ठीक है ना। अब यह 2 पार्ट्स में हो गया, ठीक है ना। तो मैं एक पार्ट्स को पहले इधर से अंदर से पॉलिश कर देता हूं। यहां से आप देखिए, यहां से मैंने इसको पॉलिश कर दिया, ठीक है ना। आप इसको बेसिकली ये सिंपल वे में समझते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या इस तरह से मैंने इसको पॉलिश कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा और चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको समझाने में। अब सपोज करिए यह वाला पार्ट जो इसका बचा था, मैं इसको डॉटेड कर देता हूं, ताकि आपको कभी जब आप इसको, जब मैं सारी डिफिनेशन इसके सारे पॉइंट बताऊं तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो मैं इधर से इसको यहां से इसको यह कर दिया और इस तरह से इसको मिला दिया, ठीक है ना। आप इसको देख रहे हैं, तो आपको 2 तरह की चीजें दिखाई दे रहे हैं। यह रिफ्लेक्शंस, यह जो है, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, इसका क्या है, उभरा हुआ है, बाहर की तरफ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। इसको कॉन्वेक्स मिरर अथवा अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अवतल दर्पण कहते हैं इसको जो है। अब यहां जो है, यह क्या है आपका, कॉनकेव है, ठीक ना। यह क्या है आपका, कॉनकेव है। तो कॉनकेव उल्टा हो गया, अवतल नहीं कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, उत्तल कहते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। यह क्या है आपका, कॉनकेव है, वो अवतल कॉन्वेक्स मिरर इसको कहते हैं। यह क्या है आपका, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। दूसरा केस आता है कॉनकेव। ये आप देखिए, हम अभी आपके सामने ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हम पहले कॉनकेव को देखते हैं। केव का मतलब गुफा, गुफा इसी तरह से होती है ना। गुफा का द्वार जो होता है इस तरह से होता है, अंदर की तरफ धंसा होता है, इसीलिए उसको हम लोग केव कहते हैं। तो यह क्या है आपका, जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस, यह रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या है, गुफा की तरफ होगा, गुफा की तरफ होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूजन मत करिएगा, यह क्या होता है आपका, अवतल दर्पण होता है। तो हम सतह को देख करके, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, अगर उभरा होगा तो उसको कॉन्वेक्स मिरर अथवा उत्तल दर्पण कहेंगे, और अगर वह धंसा होगा तो उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है ना। तो ये तो दर्पण रहा, इनकी अब कुछ चीजें हैं उस जिसको डिफाइन करना है। आइए हम देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, यानी कि केंद्र इसका क्या होगा। तो जिस गोली कोष से बनाया गया है, उसका जो सेंटर होगा, इसका भी सेंटर वही होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका, अगर हमारा वह कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका सेंटर किस साइड में होगा, उसका सेंटर जो होगा, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, अंदर की तरफ होगा। यहाँ क्या है, उसका एक ही हॉलो स्फीयर से बने हैं। अगर लेकिन कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स के केस में उसका जो सेंटर होगा वह अंदर होगा। यह हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट अगर हम कॉनकेव के केस में देखते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वह उसके तरफ होगा, यानी कि उससे बाहर की तरफ होगा। यानी कि हम यह देख लें, इस तरह से हम देखें तो वह उसका जो है यह सरफेस हो गया। तो इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं दोनों मिरर्स का, ठीक है ना। तो इसके लिए अंदर की तरफ और इसके लिए बाहर के लिए रिफ्लेक्टेड सरफेस है। क्लियर हो गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आता है उसका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। यह क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिस हॉलो स्फीयर से बनाया गया है, जो उसकी रेडियस होती है। सपोज करिए यही इसकी रेडियस हो गई, चाहे इसका भी वही रेडियस है, दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। हम एक ही हॉलो स्फीयर से बनाए हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है ना। अब यह तो रहा एक सिंपलेस्ट इसकी पॉइंट्स, इसकी डिफिनेशन। आइए थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने का मेरा मतलब क्या है, थोड़ा सा हम कुछ और चीजें हैं उसको डिफाइन करते हैं। हमको क्या चाहिए, फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ डिफाइन करना है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम पहले एक मिरर ले लेते हैं, और वह मिरर क्या है आपका, कॉनकेव मिरर ही है। अब इसके बेस पर हम लोग डिफाइन करते हैं, दोनों एक साथ लेकर चलते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन न हो, ताकि फिर हम दोबारा कोई गलती न करें, ठीक है ना। यह क्या है आपका, कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर है, और यह क्या है आपका, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। दोनों में थोड़ा सा आप देखते हैं, कुछ टर्म्स हमको डिफाइन करना है। सपोज करिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यह है, ठीक है ना, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, और मैं इसको इस तरह से मिला देना चाहता हूँ, और यहाँ से इसको मैं मिला दिया इस तरह से। किससे मिलाया, जो इसकी साइज है उसका मिडिल पॉइंट होता है, उसी को हम लोग P लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल अथवा ध्रुव भी कहते हैं। अब इसका यह मिडिल पॉइंट है, इसको हम P लिख लिए, यह क्या हो गया, इसका ध्रुव हो गया, यह इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है ना, यह रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अगर हम
पोल को और सेंटर को मिलाएं इस तरह से, तो वह क्या है, इसका एक्सिस होगा। यह क्या हो गया, इसका एक्सिस हो गया। तो इधर इसको हम डॉटेड न दिखा करके इधर इस तरह से हम इस तरह से इसको दिखाएंगे, और इधर जो है हम डॉटेड लाइन दिखाएंगे। इधर डॉटेड है, इस साइड जो होगा वह क्या होगा आपका ऐसे फुल लाइन दिखाएंगे, ठीक है ना। अब सपोज करिए कि कोई भी पैरेलल रे आएगी, इस पर इंसिडेंट होगी। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें रिफ्लेक्शन आपको बताना चाहता हूं कि इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होगा। इसमें रिफ्लेक्शन जैसे मैंने आपको प्लेन के केस में बताया था, वही केस मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। तो सपोज करिए एक पैरेलल रे यहां पर आई, पैरेलल रे यहां से इंसिडेंट हो गई। इंसिडेंट होने के बाद, ठीक है ना, अब बताइए यह पॉइंट पर हम नॉर्मल खींचेंगे तो कहां से होकर जाएगा। किसी भी स्फीयर में आप नॉर्मल खींचिएगा तो टेंजेंट के वो परपेंडिकुलर होता है, वो हमेशा कहां से होकर जाता है, सेंटर से होकर के जाता है, ठीक है ना। तो यह नॉर्मल खींचेंगे तो यह नॉर्मल कहां होगा, इसका यही नॉर्मल होगा और उसके सेंटर से होकर के जाएगा। अब यह रे क्या करती है कि कितना एंगल बनाएगी, यह एंगल अब जितना भी एंगल होगा इंसिडेंट एंगल होगा और समान एंगल बनाते हुए इस तरह से बाहर निकल जाती है। यही जो है इसी तरह से इसमें रिफ्लेक्शन होता है। नॉर्मल से आई है तो इधर यह क्या बनाएगा, आर एंगल बनाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगा, इस तरह से निकल जाएगा। जितनी भी रे आएंगी वही काम करेंगी, वह क्या करेंगे, एक पॉइंट से निकल जाएंगी, ठीक है ना। इधर से भी रे जाएगी तो वह इसी पॉइंट से निकल जाएगी, इधर से रे जाएगी तो इसी पॉइंट से निकल जाएंगी। तो जो पैरेलल रे आ रही हैं और जिस पॉइंट से होकर के जा रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, यह पॉइंट क्या कहलाता है, उसका फोकस कहलाता है, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। यह डायरेक्ट जा रही है, किसके केस में, कॉन्केव मिरर के केस में, दर्पण के केस में क्या होंगी, वह डायरेक्ट जाती है और इसलिए इसको हम फोकस कहते हैं। अब चूंकि अभी साइन कन्वेंशन हमने आपको नहीं बताया है, उसके हिसाब से मैं यह क्या होगा आपका नेगेटिव होगा और उधर जो होता है इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता भी मैं बताऊंगा, आप सारा चीज क्लियर कर जाएंगे। अब वही चीज यहां हम देखते हैं, यह रे क्या है, पैरेलल रे है, इस पर इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल रे है, यह इंसिडेंट हो रही है। तो क्या करेंगी, यह पैरेलल रे अब क्या बस बाउंस बैक हो जाएंगी, ऐसा इसमें नहीं है। यहां भी हम एक आपको दिखा देना चाहते हैं कि यह नॉर्मल होगा, ठीक है ना। नॉर्मल को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब नॉर्मल जितना एंगल पर इंसिडेंट हुआ है उतना एंगल पर आर बनाते हुए वह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के, और जिस पॉइंट से वह मिलेगा, सपोज करिए यही वह पॉइंट है जिसको हम यह कर रहे हैं। फिर वही बात इस रे के लिए भी आएगी, ये वह क्या करेगा, अब यहाँ से इस तरह से यह रे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यह रे भी क्या करेगी, यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इसको पीछे बढ़ाएंगे इस तरह से और यहाँ भी यह रे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट नहीं मिल रही है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में यह रेज जो है डायरेक्ट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सीम्स टू बी कम आउट, ठीक है ना। यानी यहाँ प्रतीत हो रही है कि किसी एक बिंदु एफ से जाकर के यह काट रही है, मिल रही है। तो यही क्या कहलाता है, अगर कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव की मिरर के केस में इधर पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड में, यानी कि इसके जस्ट सामने ऑब्जेक्ट के सामने, और इधर क्या है, इसका फिगर जो है ऑब्जेक्ट अगर हमारा इधर है तो इमेज के इधर बनता है उसका, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में और इसमें क्या होता है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यह इसके प्रिंसिपल फोकस हो गए, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं प्लेन की चर्चा करते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। तो यानी कि जहां इमेज बनता है, जैसे अगर हम इसको एक हम प्लेन या जो प्रिंसिपल फोकस है उससे रिलेटेड एक प्लेन हम कंसीडर कर लें इस तरह से, यहाँ आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, तो यह क्या कहलाता है, आपका फोकल प्लेन कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकल प्लेन कहते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी अगर हम ये कंसीडर करें तो यह जो जिस प्लेन में सारा हमारा फोकस होगा उसी फोकस, इस प्लेन को हम क्या कहेंगे, फोकल प्लेन कहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका फोकल प्लेन हो गया। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, उस रिलेशंस के विषय में हम लोग देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो है फोकल लेंथ में क्या रिलेशंस होता है। आपकी किताब में है, 12th की किताब में है, आप उसको हम देखते हैं। तो वो क्या कर रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर में और फोकल लेंथ में रिलेशन, मैं केवल एक सिंपल सा फिगर लेकर के आपको बता दे रहा हूं। यह किसके केस में, यह आपका क्या है, कॉनकेव का केस है। सपोज करिए यह आपका रे हो गया, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर और यह फोकल लेंथ हो गया। कोई रे आ रही है, आएगी तो क्या करेगी, पैरेलल रे आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वह एफ से होकर के चली जाएगी। सपोज कर लीजिए यह हो गया, एन पॉइंट हो गया, यहाँ से हम ये नॉर्मल को मिला देते हैं। यह क्या है आपका आई है और यह कितना है आपका आर है, ठीक है ना। अब आइए हम लोग इस पर स्टडी करते हैं। यहाँ आपने हमको दिखाना है कि जैसे यह रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का या पोल तक की डिस्टेंस क्या होगी, कैपिटल आर होगी, और यहाँ से पोल से लेकर के अब यह क्या होगा, आपका फोकल लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। तो आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, उस चीज को समझते हैं क्या चीजें हैं। अब यहाँ से देखिए आई क्या है, आर के इक्वल होगा, आई क्या होगा आपका, आर के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो आर के इक्वल हो गया तो क्या हुआ, यह आई इक्वल टू आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई क्या होगा आपका आर होगा। बट यह वाला एंगल कितना होगा, यह वाला एंगल, ये रे पैरेलल है ना, एक्सिस के पैरेलल है, तो यह क्या हो जाएगा, ये भी आपका आई हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं इन दोनों को, अगर आई और आर को हम लोग थीटा मान लें तो यह भी कितना हो जाएगा, यह भी थीटा हो जाएगा, यह भी थीटा हो जाएगा। यह स्टीरियर एंगल है, तो स्टीरियर एंगल कितना होता है आपका, वह 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। यह थीटा है, यह भी थीटा है, तो लिख सकते हैं क्या कि अब इसके हिसाब से अगर हम एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यह परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, और सपोज कर लीजिए नाम इसका मैं पी है और इसको मैं एम दे दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप निकालिए इस एंगल के लिए tan ऑफ थीटा निकालिएगा, tan थीटा निकालेंगे तो कितना होगा इस एंगल के लिए, यह आपका एम एन बटा में सी एम होगा, ठीक है ना, एम एन बटा में सी एम होगा। सिमिलरली हम सपोज करते हैं यह जो आपका सी एम है क्लोज टू द पी है, एम जो है टेंस टू पी होगा। अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। यहाँ से आप जब tan ऑफ 2 थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एम एन एम
एन बटा में यह आपका एफ एम हो जाएगा, ठीक ना। तब के केस में अगर हम ये चीज कंसीडर करें, कहा करें कि यह पॉइंट एन क्लोज टू द क्लोज, एन इधर आता चला जा, इधर आता चला जा, इधर आता चला जा, एट पॉइंट पी पर आ जाएगा, तो एम भी कहाँ खिसकता चला जाएगा, एम भी खिसकते पी पर चला जाएगा। तब के कंडीशंस में यह हमारा थीटा और जो है कितना, यह जो है 2 थीटा, जो tan ऑफ थीटा को हम इक्विवेलेंट थीटा और tan ऑफ 2 थीटा को हम 2 थीटा लिख देंगे, ठीक ना। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्या है आपका 2 थीटा, तो 2 थीटा यहाँ आप थीटा के यहाँ आप क्या रखेंगे, थीटा की जगह पर हम यही रखेंगे एम एन बटा में एफ एम को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ एफ एम हमारा क्या हो जाएगा, यह एफ और पी के इक्वल हो जाएगा, और एम एन वही रहेगा, एम एन हो गया और एम एन, और यह कितना हो जाएगा, यह जो है सी एम हो जाएगा ना, तो यह सी और पी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या है, यह चीज आया, लेकिन एम एन और एफ एम, अब यह क्या है आपका, यह चीज सॉरी यहाँ से मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, एम एन लिखे हैं, एम एन पी पर टेंस हो जाएगा, या एफ पी हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी। बट थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा अभी आपका आया है कितना 2 हो गया, और थीटा की वैल्यू एम एन और बटा में कितना है यहाँ आपका सी एम है, तो सीएम भी क्या हो जाएगा, यहाँ से सीएम आपका इधर टेंस करेगा, वह जो है सीपी के इक्वल हो जाएगा, यह एम एन बटा में एफ पी हो गया, ठीक है ना। एम एन से एम एन कैंसिल हो गया, यह 2, और सीपी को क्या लिखेंगे, सीपी को हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखेंगे, और वह कितना है 1 है, उसको क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ निकलेंगे, तो हमारा फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से इसको समझिए, थोड़ा सा आपको लगा होगा कि कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो रहे हैं, आप कंफ्यूज हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपल से यह आई है और यह आर है, इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना। अब क्या है, यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो आई है तो ये भी कितना होगा, आई होगा। सपोज कर लेते हैं आई और आर सब क्या है, थीटा के इक्वल है, उसको हमने इस तरह से लिख लिया, ये थीटा हो गया। अब बताइए ये भी थीटा है और ये भी थीटा, इस ट्रिंगल में थीटा है तो क्या मिलेगा, यह थीटा और यह थीटा, यह स्टीरियल एंगल के बराबर होगा, तो ये स्टीरियल एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। अब इस वाले ट्रिंगल में 2 थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बटा में बेस, और छोटे ये बड़े वाले ट्रिंगल में निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बटा में बेस हो गया। बट अगर हमारा रे धीरे धीरे पोल की तरफ आए, इस तरह से आता चला जाए, तो क्या होगा, यम जो है पी पर चला जाएगा, उस कंडीशंस में हम एंगल हमारा थीटा बहुत माइन्यूट हो जाएगा और 2 थीटा भी बहुत माइन्यूट हो जाएगा, यानी कि tan थीटा थीटा लिख देंगे, तो इसको 2 थीटा लिख देंगे। अब 2 थीटा है तो 2 थीटा जो हमारा क्या था, यहाँ से एम एन बटा में कितना था, एफ एम था, वह क्या हो जाएगा, एम एन को छोड़ देते हैं, वह एफ पी हो जाएगा, ठीक है ना। यह पॉइंट एम जो है पी पर चला जाएगा। इसी तरह से अब यह चीज भी क्या है, एम एन तो वही रहेगा, सी एम जो होगा सी पी हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों को हम ये थीटा की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, थीटा की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, इसको हम लोग थीटा और इसको हम लोग 2 थीटा इसी हिसाब से ले लेते हैं। तब क्या हो जाएगा, एम एन से एम एन कट जाएगा, सीपी को हमने आर लिखा है और एफ पी को हमने एफ लिखा है, यानी कि क्या होता है, हमेशा फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे, इसको जान लेंगे। आइए हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, जो है चिन्ह परिपाटी की हम लोग चर्चा करते हैं। चिन्ह परिपाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे तो चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता पड़ेगी। चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि अगर सपोज करिए यह हमारा कोई मिरर है, ठीक है ना, इस मिरर को हम ऐसे ले लेते हैं और एक्सिस इस तरह से हम ले लेते हैं, पोल को मिलाती हुई और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती हुई जो लाइंस होगी वह क्या होगी, उसकी एक्सिस होगी, ठीक है ना। अब सारा चीज का निर्धारण हम इसी पॉइंट से करेंगे, जिसको हम एक तरह से ओरिजिन ही मान लेते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारा रिफ्लेक्शंस हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम किधर रखते हैं, हमेशा जो है फ्रंट पर रखते हैं, जो भी मिरर है उसके फ्रंट पर, यानी कि अपने हम बाएं साइड रखते हैं। तो अब रेज जो होती वह रेज इस डायरेक्शन में जाएगी ना, रेज की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा जो है उसके मिरर की तरफ जाती है। अब जो हम अगर एक्स एक्सिस के ऊपर यह हाइट उसका यच हो तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अगर एक्सिस के नीचे होगा तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, इस एक्स एक्सिस के, ठीक है ना। अगर हमारा फोकल लेंथ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो भी है, इस डायरेक्शन में ली जाएगी तो उसको हम क्या लेंगे, हमेशा नेगेटिव लेंगे, इस डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे और इस डायरेक्शन में पोल के चाहे सेंटर के पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी निर्धारण होता है हमारा इस पॉइंट से होता है, इस पॉइंट से इधर आ रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, इस पॉइंट से इधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं तो नेगेटिव, इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, फिर इसी पॉइंट से अगर ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव और नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव, इस तरह से जो है साइन का जो है इसमें निर्धारण होता है। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि सर हमेशा हम लोग जो है जब यू लेते हैं, यानी कि वस्तु की जो दूरी लेते हैं, किसी भी उस पोल से दूरी लेते हैं, हमेशा नेगेटिव ही क्यों लेते हैं। उसके नेगेटिव लेने का कारण यही है कि लाइट की रिस्पेक्ट में, लाइट इधर हमेशा आएगी, जो भी इमेज से टकरा करके लाइट इस पर आएगी, और लाइट की डायरेक्शन इधर है और जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं हमेशा लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसीलिए जो डिस्टेंस होता है यू को हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं रिस्पेक्ट टू रियल लाइट। आपका ये लाइट के केस हमेशा उल्टा होता है, यानी कि पी से हम उसका लोकेशन लेंगे, जैसे मान लेते हैं यही ऑब्जेक्ट हो गया तो पी से लोकेशन लेंगे तो किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी हम इसको आपको यूज करके दिखाएंगे। तो ये रहा एक बेसिक आइडिया रिफ्लेक्शंस के विषय में। अब आपका मेजर फार्मूला है, मैं उसको अगली वीडियो में आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।